हेलो एंड वेलकम टू मैजेस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण थोड़ा सा डिले हो गया सेशन। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो है ये एनटीपीसी जो रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है, नहीं एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम आ रहा है उससे रिलेटेड हम लोग जो है अभी हम लोग जो है ये साइंस के सेशन को कवर अप कर रहे हैं। ठीक, तो साइंस में हम लोग सब कवर अप कर रहे हैं। एक तरफ से हम लोग जो है एक दिन फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो है बायोलॉजी वाला सेक्शन को कवर अप करते हैं। ठीक, बायोलॉजी में भी हम लोग 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाते हैं, और फिर हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक सेशन लगाते हैं। केमिस्ट्री में भी हम लोग जो है 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है सॉल्व करते हैं पर डे। ठीक है, अभी हम लोग ये कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक, अभी जो क्वेश्चन हो रहा है ये ओवरऑल सबके लिए है, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आगे चल के हम लोग पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए। ऑलरेडी इसका जो है फिजिक्स का तीसरा सेट होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का दो सेट हो चुका है, और फिजिक्स का 2 सेट पहले से हो चुका है। आज हम लोग सेट थर्ड करेंगे। ठीक, आज के सेशन में हम लोग थर्ड वाला जो है पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज का पहला सवाल देखते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग को पता है कि क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग जो है स्केलर। स्केलर में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर होता है। वेक्टर में क्या होता है, इसमें दोनों का दोनों होगा। इसमें जो है मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा, प्लस इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछ रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन होगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ये होता है आपका एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। बाकी ये क्या होता है, ये वेक्टर है। ये वेक्टर है। फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर होता है। फोर्स भी वेक्टर होता है। एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। और ये अपना स्केलर होता है ये। ठीक है, ये अपना क्या है, स्केलर है। तो स्केलर में ये भी आता है, वर्क भी आता है। वर्क भी स्केलर होता है। प्रेशर भी स्केलर होता है। ठीक, प्रेशर हो गया, ये भी स्केलर हो गया। और साथ ही साथ जो है वॉल्यूम होता है वो भी स्केलर होता है। स्पीड होता है वो भी स्केलर होता है। नहीं, तो ये सब जो है ये सब स्केलर के एग्जाम्पल हो गए। इसमें एनर्जी होगा स्केलर। ये पूछता है बार बार एग्जाम में, कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। सेकंड, द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होगा, पावर किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलेंगे हम लोग। तो ये होगा जो अपना जो है इसको बोलेंगे हम लोग जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग बोलते हैं। नहीं, तो इसका मतलब पावर इक्वल टू क्या हो गया, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल अपॉन सेकेंड, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होगा, जूल अपॉन सेकेंड होगा या फिर वाट होगा। तो ये हो गया पावर का यूनिट। वाट क्या होता है, ये पावर का यूनिट होता है। जूल किसका यूनिट होता है, जूल होता है एनर्जी का। जूल एनर्जी का होता है, वर्क का होता है, और हीट का होता है। ठीक है, और न्यूटन जो है किसका होता है, फोर्स का होता है। न्यूटन फोर्स का है। कूलम जो है चार्ज का होता है। चार्ज चार्ज का होता है कूलम। तो इस तरह से हमसे क्या पूछा, यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है न्यूटन तो फोर्स का है, वाट हो जाएगा अपना, वाट है। ठीक ना, वाट हो जाएगा। न्यूटन फोर्स का हो जाएगा, कूलम अपना चार्ज का हो जाएगा, जूल अपना एनर्जी का हो जाएगा। हमसे पूछा है पावर का, तो पावर किसके लिए लेंगे, वाट के लिए। वाट हमारा जो है पावर के लिए हो जाएगा। ठीक, वाट पावर के लिए हो जाएगा। जूल एनर्जी, जूल जो है एनर्जी वर्क और हीट के लिए होता है, और वाट जो है पावर के लिए हो जाएगा। न्यूटन जो है फोर्स के लिए हो जाएगा, कूलम जो है चार्ज के लिए हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच लॉ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा। मतलब बॉडी जो है अपना इनिशियल स्टेट को बना के रखना चाहेगा। इनिशियल स्टेट अगर मोशन का है तो बॉडी मोशन में ही रहेगा, इनिशियल स्टेट अगर जो है रेस्ट का है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। ये जो किसी भी सब्सटेंस का एक जो है ये इनिशियल एक तरह का क्या होता है, एक तरह का जो है प्रॉपर्टीज होता है। ये प्रॉपर्टी को ही हम लोग इनर्सिया बोलते हैं। तो इनर्सिया को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इनर्सिया जो इसको डिफाइन कौन सा
करता है, तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ दिया था, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वही, उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो होता है उसी को हम लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो कोई बॉडी होता है, बॉडी जो है जिस स्टेट में है उसी स्टेट में मेंटेन रखना चाहता है जब तक कि उस पे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या क्या डिफाइन करता है, तो फर्स्ट लॉ ही जो है इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। तो इस तरह से जो मोशन का जो पहला लॉ है, तो इसको आपको पता है जो फर्स्ट लॉ होगा, इसी से हमको क्या मिलता है, इसी को हम लोग जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और यहीं से हमको मिलता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमको यहीं से मिलता है। जो सेकंड लॉ होता है, यहां से हमको क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है, इक्वेशन ऑफ फोर्स मिलता है। इक्वेशन ऑफ फोर्स हम लोग को यहां से बोलता है, जो हम लोग बोलते हैं ना F इक्वल टू ma, ये हमको यहां से मिलता है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, ये बोलते हैं एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इससे रॉकेट का जो है, रॉकेट के फ्लाइंग का जो, रॉकेट जो फ्लाई करता है उसका जो है हमको यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है हम लोग को पता है यूनिवर्सल एक तरह का जो है फोर्स होता है, ठीक। ये भी न्यूटन ने ही जो है डिफाइन किया था, ठीक। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो हम लोग को पता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर होता है ही। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो है कि ये अपना जो है हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखो। तो हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया को जो है कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया को जो एक्सप्लेन कौन करेगा, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वही एक्सप्लेन करेगा, ठीक। तो इसमें कुछ सिंपल सा है, इसमें कुछ उतना जानने की जरूरत है नहीं हम लोग को, ठीक है। खाली बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा बता रहा है, इसमें डिफिनीशन कहां से मिलता है, बस ये पता होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या देखता है, बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आपका लाइट यहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नहीं। तो हम लोग अगर देखना चाहे, अगर स्पीड ऑफ लाइट हम लोग देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, वैक्यूम में होगा। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होता है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। वैक्यूम हो गया, फिर अपने पास एयर होगा, ठीक है, एयर में सबसे ज्यादा होगा। फिर अपने पास जो लिक्विड होता है, लिक्विड इन द सेंस वाटर, फिर अपने पास जो होगा ग्लास हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ जो है जहां पे जो है हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्स एयर में भी इतना ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2.99 × 10⁸ होता है। वाटर के केस में जो एयर से थोड़ा कम हो जाता है, एयर से जो है ये थोड़ा सा अप्रोक्स जो है थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है ये 2.25 हो जाएगा, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ग्लास में क्या होगा, तो ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपना अप्रोक्स। तो आपको पता होना चाहिए सबसे मैक्सिमम स्पीड जो है लाइट का किस में होगा, तो वैक्यूम में होगा। वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए जो है मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अगर आंसर है तो आंसर देते चलो, ठीक। चलो, तो यहाँ पे 4 का जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम इसको एन से भी डिनोट करते हैं, नहीं। ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है एन और एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको आप जो है एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक, एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। तो ये हो गया हमारा जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। पास्कल हम लोग किस में मापते हैं, प्रेशर के लिए हम लोग पास्कल यूज करेंगे, प्रेशर के लिए पास्कल यूज करेंगे। पावर के लिए हम लोग जो है वाट यूज करेंगे। और जूल जो है हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, वर्क के लिए करेंगे, एनर्जी के लिए करेंगे। और वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, और हीट के लिए हम लोग जो है जूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा, हर्ट्ज। क्लियर, चलो
हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग जो है चाह रहे हैं कि इस सेशन में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर अप कर ले एग्जाम से पहले हम लोग, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए हमसे। नेक्स्ट, विच फेनोमेना इज काउज द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ए वेव टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे आप इसका एग्जांपल है डॉपलर इफेक्ट होता है। एग्जांपल क्या है, देखो जैसे कि आप कभी देखिए, जैसे कि आप जैसे जैसे रेलवे स्टेशन के पास रहेंगे, आप रेलवे स्टेशन की तरफ जैसे जाएंगे, रेलवे स्टेशन के पास अगर ट्रेन आ रही है स्टेशन पे, तो आप देखिएगा आपको जो है ट्रेन का जो सायरन होता है उसका आवाज ज्यादा सुनाई देगा, ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा सुनाई देगा। और अगर ट्रेन आपसे दूर जा रही है, प्लेटफॉर्म से अगर ट्रेन दूर जा रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वो थोड़ा धीमा सुनाई देता है। तो ये बोलता है एक तरह से रिलेटिव मोशन होता है, ऑब्जर्वर और जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। अगर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जो है सायरन तेज सुनाई देगा। और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वो थोड़ा डिले हो जाएगा और आपको जो है थोड़ा क्या करना, साउंड कम सुनाई देगा। ये किसने बताया था, तो इसने जो है डॉपलर इफेक्ट इसको बोलते हैं, डॉपलर साहब का जो है इफेक्ट है। तो डॉपलर इफेक्ट आपको बताएगा फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज होता है, वेवलेंथ कैसे चेंज होता है, ये बताएगा, ठीक है। दूसरा जो है ये डिफ्रैक्शन से हम लोग को जो है ये बेंडिंग ऑफ लाइट रे विथ एज 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 से जो लाइट रे बेंड हो जाता है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे होता है हमारे पास सीडी डिस्क है कोई, और यहाँ से जैसे लाइट पड़ता है इस पे, तो लाइट क्या होगा, इसके साइड से मुड़ जाएगा, नहीं, इसके साइड से जो है मुड़ के आगे बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, सीडी डिस्क में जो कलर होता है, डीवीडी और कलर होता है अपना जो है कलर इन डीवीडी या फिर सीडी में जो होता है, डिफ्रैक्शन के कारण होता है। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण ही हमारा जो है स्टार जो है चमकता है, नहीं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार हमसे चमकता है, या फिर डिले सनसेट या डिले सनराइज होता है, इसी कारण होता है। फिर अपीयरेंस ऑफ स्टार, स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर अपीयर होता है। साथ ही साथ जो है बेंडिंग ऑफ स्ट्रेट रॉड इन वाटर, वाटर में अगर कोई रॉड डालेंगे तो बेंड नजर आता है, वो जो है रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, नहीं। तो ये जो है बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियस है, लाइट रे आएगा, टकराएगा, टकरा के जो है उसी एंगल पे, अगर 45 पे आया है तो 45 इंसिडेंट एंगल अगर 45 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी और 40 रिफ्लेक्शन एंगल भी 45 का ही होगा, ठीक। थीटा आई और थीटा आर जो है इक्वली होता है, ठीक है, थीटा आई और थीटा आर जो है हमेशा इक्वल हो जाएगा अपने यहाँ पे। तो ये तो रिफ्लेक्शन सिंपल है। इमेज हम लोग अपना जो इमेज देखते हैं मिरर पे, वो इसी कारण बनता है। और प्लस ये भी एक चीज है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो अपना जो है पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप जो है ये रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, ठीक। चलो, तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो है वो रिलेशनशिप बता रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो वो टोटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप होगा एच सी अपॉन लेमडा। अगर देखना चाहे ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा होता है पूरे का पूरे, ठीक है, 1/λ भी बोल सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये होता है एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज में चेंज लाता है। ये क्या करता है, हाई वोल्ट टू लो वोल्ट, हाई वोल्ट को लो वोल्ट करेगा, या फिर जो है लो वोल्ट टू हाई वोल्ट, ये करेगा आपका, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का काम है। और बैटरी क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बैटरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल मोटर। तो कौन सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल है मोटर, इलेक्ट्रिक पंप जो होता है, मोटर आपके पास जो मोटर होता है, जो पंप होता है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। तो साउंड किस मीडियम में ट्रेवल करेगा। तो साउंड के ट्रेवल करने के लिए मीडियम नेसेसरी है। ठीक, साउंड जो है अपना जो है एक तरह का जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होते हैं उनके ट्रेवल के लिए जो है ये चाहिए, साउंड मीडियम चाहिए होता है उनको, मीडियम चाहिए। चूंकि ये मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो हमारा जो ये साउंड का स्पीड है ना, तो हमारा जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है अंडर रूट में, ये होता है हमारा जो है, ये स्पीड ऑफ जो साउंड होगा ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी अपॉन जो है डेंसिटी, इस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को ऐसे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाता है हमारा जो है ये तरीका होता है, इसको जो है हम इसको जो है इलास्टिसिटी को ई से दिखा सकते हैं, इसको डी से दिखा सकते हैं। ठीक, ये हमारा है। तो ये मीडियम की इलास्टिसिटी पे और उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होगा, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे अधिक सॉलिड में होता है। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, सॉलिड में होगा। सॉलिड के बाद लिक्विड में होगा, और लिक्विड के बाद जो है एयर में होगा सबसे कम, और वैक्यूम में तो जीरो होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में जो है जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियस है सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड, फिर एयर। इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टील होगा। स्टील सॉलिड फॉर्म में आएगा, तो स्टील में स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक होता है। स्टील में स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक होता है, फिर इसमें से वाटर होगा और लास्ट में एयर होगा। वैक्यूम में तो जीरो होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जीरो होता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, which of the following is the correct relationship between work force and displacement। वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं W इक्वल टू एफ एस, और यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा, यही तो, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला होगा अपना। ठीक, ये वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है अपना जूल, इसका यूनिट होगा जूल, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल प्लस जो है ये कैसा होता है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क, क्या स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और वर्क मैक्स कब होगा, वर्क मैक्स जब होगा, जब क्या होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, कॉस थीटा का वैल्यू जब जीरो हो जाए। कॉस थीटा का वैल्यू जब जीरो होगा तभी ऐसा होगा, नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू जब जीरो होगा तो क्या होगा, ये अपना कॉस जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू वन होता है। तो अपना मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो हो जाए। कॉस थीटा जीरो कब होगा, कॉस थीटा के जीरो होने पे जो है वन होता है, वैल्यू जो है वन हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम वर्क तब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कॉस थीटा का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तब मैक्सिमम वर्क हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क के लिए कंडीशन है। और मिनिमम वर्क के लिए क्या होगा, कॉस थीटा 90 हो जाए। तो अगर मिनिमम वर्क की बात करेंगे तो मिनिमम वर्क के लिए क्या होता है, कॉस 90 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे जो है अपना कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने यहाँ पे। चलो नेक्स्ट में आते हैं, विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को पता है जो कलर होता है हमारे पास क्या होता है, ये होता है ना विव की ओर, ये हमारे पास कलर होता है। तो यहाँ पे क्या देखना है, इधर की तरफ जाने पे और इधर की तरफ जाने पे, देखो इधर जाएंगे तो यहाँ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इधर जाने पे यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी
हाई होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है प्लस एनर्जी भी हाई होता है, एनर्जी भी हाई होगा। लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ लो होता है। ठीक, इधर की तरफ इधर जाने पे क्या होता है, इधर जाएंगे तो अपना फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा, एनर्जी भी लो होगा, फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या होगा, लो हो जाएगा, लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाएगा, वेवलेंथ हाई हो जाएगा। ठीक, इधर की तरफ जाएंगे तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, लैम्डा रेड का होता है। जो रेड होता है इसका जो है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। नहीं तो ये जो है लैम्डा मैक्स किसका है, लैम्डा मैक्स जो है रेड का होता है। ठीक है, और अपना जो है जो वॉयलेट होता है, वॉयलेट, वॉयलेट का क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है। ठीक, मिनिमम वेवलेंथ होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है किसका, इसका, तो इसको बोलते हैं लैम्डा मिनिमम, किसका, वॉयलेट का होता है। क्लियर, फ्रीक्वेंसी हाई होगा, वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी हाई होता है लेकिन लैम्डा वैल्यू लो होता है। हमसे लैम्डा ही पूछा है ना, ये वेवलेंथ बोल रहा है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होता है, और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, रेड का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये सबसे लोएस्ट जो है वेवलेंथ होता है, और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेड का होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे हाई किसका होगा, वॉयलेट का, फ्रीक्वेंसी पूछता है तो वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे लो किसका होता है, मिनिमम, रेड का, रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, हमारे पास जो यूनिवर्सल फोर्स होता है, हमारे पास नहीं, हमारे पास जो चार ही तरह का जो है यूनिवर्सल फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स जो है केवल चार है। एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल, एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा होता है हमारा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये होता है। ठीक, तो इसमें जो है अगर ग्रेविटेशनल पावर 1 होता है, ठीक है, तो उससे जो है ये 38 टाइम्स स्ट्रांग होता है, ये 38 टाइम्स स्ट्रांग होता है। ये जो है 18 टाइम्स होता है स्ट्रांग, और ये जो है 36 टाइम स्ट्रांग होता है। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन है, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 38 टाइम जो है स्ट्रांग होता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 18 टाइम्स स्ट्रांगर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 36 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सल फोर्स ये होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है यूनिवर्सल फोर्स नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ जो है ये अपना आई हो गया, इधर अपना भी हो गया। ठीक है, इधर वोल्टेज इधर करंट है, तो ये जो ग्राफ है आर को रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो बोलता है जो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है किसी भी कंडक्टर में अ, जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, V इक्वल टू आई, और V प्रोपोर्शनल हो आई आर हो जाएगा। प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे, आर हो जाता है, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा, V इक्वल टू वोल्ट हो जाएगा, आई फॉर करंट हो जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है अपना। तो यहाँ पे ओम्स लॉ में जो ये जो ग्रेडियंट होता है, ये जो स्लोप होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा जो है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो V इक्वल टू आई आर क्या होता है, ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये तो हमारा पावर के लिए हो गया, ये फोर्स के लिए हो गया, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो है किसी भी सिस्टम में जितना भी एनर्जी हम लोग देते हैं, जितना भी हीट हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो जो हीट हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दो में। एक तो उसका इंटरनल एनर्जी में और प्लस वर्क में। नहीं, तो बोलते हैं हम लोग जितना भी हीट ट्रांसफर करते हैं किसी भी सिस्टम में, वो उसके इंटरनल इंजन को जो है गर्म करने में खर्च हो जाता है, और जो पूरा बचता है हीट, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है जितना हमने हीट दिया है उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाएगा, मशीन का इंटरनल एनर्जी है उसमें खर्च हो जाएगा उसको टेम्परेचर को बढ़ाने में, और बाकी का जो बचा होगा वर्क में कन्वर्ट होगा। इस तरह से हम जितना एनर्जी देते हैं, जितना हीट देते हैं, हीट भी एक तरह का एनर्जी होता है, ठीक है। तो हीट जितना हमने ट्रांसफर किया वो हीट दो पार्ट में जो है खर्च हो जाएगा। तो जितना यहाँ पे खर्च हो रहा है उतना ही हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या बताता है, ये बताता है एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। बाकी जो हम लोग को पता है लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन वाला है, फर्स्ट लॉ से हमको मिल जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन का जो है हम लोग को जो सेकंड लॉ पढ़ेंगे उसमें से आ जाएगा। चलो, तो अपना फर्स्ट लॉ किसको कंजर्व करता है, तो इसका जो है फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है अपना फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट पूछा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का ये होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा ना, ये होता है कूलम होता है। कूलम किसका होता है, तो ये जो है चार्ज का होता है, ठीक है। एम्पियर किसका होता है, करंट का, एम्पियर होता है करंट का। वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का ओम में मापते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट कूलम होता है। नहीं, जैसे हमको पता है जैसे प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नहीं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। नहीं, ये होता है चार्ज, इसको बोलते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वेक्टर में दोनों चीज होगा। नहीं, वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको वेक्टर बोलेंगे। और स्केलर में क्या होगा, तो स्केलर के पास जो है, स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा। नहीं, तो हमारे पास जो स्केलर होता है, ये जो है स्केलर है, स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर के पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें जो है डायरेक्शन एब्सेंट होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो गया, मास स्केलर हो गया, स्पीड भी स्केलर हो गया, टेम्परेचर भी स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, वेक्टर है, तो हमारा आंसर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और एक तरह से मैग्नीट्यूड दोनों आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन भी मैटर करता है और प्लस जो है ये मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना डेमोन्स्ट्रेटेड द पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोग को डिबेट है कि जो है नेचर ऑफ लाइट क्या है, ये बहुत बड़ा डिबेट है, नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पे जो है एक डिबेट चलता है नेचर ऑफ लाइट के। कुछ लोग इसको बोलते हैं लाइट क्या है, वेव होता है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये पार्टिकल होता है, ठीक है। तो वेव कौन कौन मानता है, वेव मानने वाले जो है ओली रोमर है, ओली रोमर हो गया, नहीं, यंग हो गए। इसके बाद जो है ओली रोमर है, यंग है, हाइजेन है, हाइगेन है, ठीक। और साथ ही साथ जो है ग्रेमाल्डी।
तो ये ग्रेमाल्डी भी है। और पार्टिकल कौन कौन बोलता है? पार्टिकल बोलता है न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग पार्टिकल है। फिर जो है मैक्स मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग भी जो है ये क्या है, मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग भी जो है ये पार्टिकल होता है। और अगर आप इसकी बात करें आइंस्टीन के अकॉर्डिंग भी यही होता है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग भी जो है ये क्या है, ये पार्टिकल होता है। और क्रॉम्पटन 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 के अकॉर्डिंग भी पार्टिकल होता है। तो ये जो है कौन सा ऐसा इसमें होता है, देखो जो रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों में होता है, वेव में और पार्टिकल दोनों में होता है। डिफ्रैक्शन भी होता है वेव और पार्टिकल दोनों में होता है। रिफ्लेक्शन जो है ये वेव के साथ भी होगा और पार्टिकल के साथ भी होगा। रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, वेव और पार्टिकल दोनों करता है। डिफ्रैक्शन भी दोनों करेगा, वेव और पार्टिकल दोनों करेगा, ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये केवल पार्टिकल करता है, ये केवल पार्टिकल में होगा। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्या सिद्ध करता है, फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो प्रूव करता है कि लाइट क्या है, लाइट एक तरह का पार्टिकल है, लाइट एक तरह का पार्टिकल है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है। कौन प्रूव कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव कर रहा है, ठीक। बाकी जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ये सब में होता है, वेव और पार्टिकल दोनों में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन ऑप्टिकल फाइबर फॉर कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, इंटरनेट जो हमारे चलते हैं, हम लोग इंटरनेट जो यूज करते हैं, तो इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का जो है ये पाइप होता है और इसी के अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, नहीं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल इसी में करता है, इंफॉर्मेशन इसी में जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है किस फिनोमेना पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे काम करता है, ठीक, टीआईआर। जैसे इंडोस्कोपी टेस्ट होता है, इंडोस्कोपी टेस्ट भी जो है टीआईआर पे काम करता है, टीआईआर। तो टीआईआर पे क्या क्या है, टीआईआर पे जो है ये अपना जो है इंडोस्कोपी भी है, इंडोस्कोपी भी काम कर रहा है। फिर जो अपना ये तो हो गया ना ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी पे काम कर रहा है। फिर जो है जो क्या बोलते हैं उसको, मिराज का जो फॉर्मेशन होता है, मिराज भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक ना। मिराज का फॉर्मेशन, लूमिंग, एक लूमिंग फेनोमेना होता है, ओशियन में होता है, विंटर वाले ओशियन में होता है, ठीक। और साथ ही साथ जो है साइनिंग, साइनिंग ऑफ डायमंड, ये भी एक एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। डिस्पर्सन किसका, डिस्पर्सन से रेनबो होता है, रेनबो, रेनबो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन होता है रेनबो के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पूछ रहा है जो है, द यूनिट ऑफ वर्क इज द सेम एज द यूनिट ऑफ। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, देखो तो जरा वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू हो गया वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक है। वर्क का यूनिट जो है अपना जूल है। तो वर्क का एक यूनिट तो जूल हो ही गया, तो वर्क को हम लोग जो है जूल बोलेंगे, वर्क का यूनिट जूल होता है। देखते हैं एक एक करके। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, फोर्स के लिए तो हम न्यूटन लिखेंगे। एनर्जी का होता है ना, एनर्जी का जूल होता है, एनर्जी का जूल होता है, बात बन गया। और पावर के लिए हम वाट लिखते हैं, पावर के लिए वाट लिखते हैं। प्रेशर के लिए पास्कल लिखेंगे, पास्कल। चलो हो गया। तो इस तरह से वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी जूल है। तो वर्क एनर्जी तो याद रखना है, वर्क का भी जूल होता है, हीट का भी जूल होता है, हीट का भी एनर्जी क्या होगा, जूल होगा। और साथ ही साथ एनर्जी का भी यही होता है, हीट का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, ये भी जूले होता है, ठीक है। क्लियर, ये तीनों का जूल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर यूज इन ए कार रियर व्यू। कार के रियर व्यू में कौन सा हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ना, क्योंकि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ क्या खासियत है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है ये कैसा बनाता है, तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट, इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनाता है, इसीलिए इसका इमेज करते हैं नहीं। जबकि कॉनकेव मिरर कैसा बनाता है, कॉनकेव जो है ये हमेशा जो है इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड बनाएगा, रियल बनाएगा, और ये कुछ भी बना सकता है, लार्ज, सेम और स्मॉल भी बना सकता है।
नहीं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ये वाला हम लोग लेंगे अपना। चलो, प्लेन मिरर का यूज कहाँ करेंगे? प्लेन मिरर का यूज जो पेरिस्कोप में करते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में हम लोग जो है प्लेन मिरर का यूज करेंगे। क्लियर? और पैराबोलिक जो टाइप का मिरर होगा, पैराबोलिक मिरर वगैरह, हम लोग जो है डिश एंटीना वगैरह होता है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, या सोलर कुकर होता है उसमें करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट। द बेंडिंग ऑफ लाइट as इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। अगर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये मान लेते हैं कि ये डेंसर है और ये अपना जो है रेयरर मीडियम है। ठीक, ये रेयरर है, ये अपना। अगर लाइट रे यहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से? रेयरर से जा रहा है, रेयरर से जो है ये डेंसर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होता है, रेयरर से डेंसर जाता है तो थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। और अगर हमको पता है कि अगर ये वाला लाइट जो है अगर ऐसे आ रहा है, ये अपना रेयरर से डेंसर हो गया। ठीक, तो हम लोग अब लेते हैं ये अपना जो है रेयरर टू डेंसर। अब हम लोग ये वाला लेते हैं, तो अगर मान लो लाइट रे जो है डेंसर से आ रहा है, डेंसर से जा रहा है रेयर की तरफ, तो फार अवे चला जाएगा, दूर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में होगा, अगर सेम मीडियम में रिफ्लेक्स, सेम मीडियम में लाइट रे वापस आ जाएगा तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन से हमारा डीवीडी वगैरह, डिफ्लेक्शन मतलब क्या, ये रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम में आता है, इसमें आएगा टकराएगा फिर ऐसे जाएगा, ये हो गया अपना, मीडियम चेंज नहीं होगा। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे करके ऑब्स्टेकल है, यहाँ से लाइट रे टकरा के ऐसे चला जाएगा, नहीं बेंड हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा। स्कैटरिंग में क्या होता है, लाइट रे किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के बिखर जाएगा, ऐसे लाइट रे आएगा वो बिखर जाएगा, नहीं स्कैटर हो जाएगा, ऐसे करके स्कैटरिंग हो जाएगा। क्लियर? तो स्कैटरिंग से क्या होता है, हमारा जो स्काई का कलर जो ब्लू होता है, ब्लू स्काई कलर जो ब्लू होता है वो स्कैटरिंग के कारण होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। नेक्स्ट, the escape velocity of the escape velocity from the surface of the earth is approximately। तो escape velocity हमारे यहाँ फिक्स है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड escape velocity है अर्थ का। अगर इस स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर फेंका जाएगा तो अर्थ का ग्रेविटी से अलग चला जाएगा। ठीक, अर्थ के ग्रेविटी को मात देते हुए बाहर चला जाएगा। तो जितने भी हम लोग वो लॉन्च करते हैं, मिसाइल वगैरह जो रॉकेट वगैरह जो लॉन्च करेंगे हम लोग, वो इसमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हम लोग ने। अगर हम आउटर स्पेस पे किसी चीज को छोड़, जैसे फॉर चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, अगर इसको लॉन्च करना है तो उसमें एस्केप वेलोसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जा सके। तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए कितना स्पीड चाहिए? मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए तभी बाहर जाएंगे आप। ठीक है, ये रखना पड़ेगा हम लोग को, ये फिक्स है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी का सोर्स होगा जो फ्यूचर में कभी खत्म नहीं हो सकता, प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है और फ्यूचर में इसका जो है एम्पल अमाउंट है, नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होने वाला, अबंटेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ऐसा एनर्जी है जिसको बार बार यूज नहीं कर सकते और नियर फ्यूचर में जो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखो दो तरह का एनर्जी होगा हमारे पास। तो कोल कैसा होता है? कोल जो है नॉन रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, एक दिन खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस भी नॉन रिन्यूएबल है, इसको बार बार यूज नहीं कर सकते ना, ये भी जो है हमारा इसी में आएगा, नॉन रिन्यूएबल भी होगा। सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल है। और न्यूक्लियर एनर्जी भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोलर एनर्जी हो गया। सोलर सेल क्या होगा? सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होता है। ठीक है, चलो बार बार यूज कर सकते हैं और ये खत्म नहीं होगा, जब तक सन है तब तक नहीं। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? के इक्वल टू 1/2 mv²। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब यहाँ पे स्पीड हो गया, ये स्पीड के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड को अगर डबल कर दिया जाए, नहीं स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट डबल हो जाए, अगर v के जगह पे क्या हो जाए? 2v हो जाए, v के जगह पे 2v हो जाए तो क्या होगा? नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 mv और यहाँ पे 2v का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना।
ये पहले की अपेक्षा क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1/2 mv², यही ना निकला, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स मतलब क्वाड्रल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में जो है स्पीड को अगर हम लोग जो है डबल कर देंगे तो एनर्जी कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो है 0 से 100 होता है, ये सेल्सियस में होता है, ठीक। केल्विन में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 273 होता है और एंडिंग जो है 373 होता है केल्विन में। ये क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। और ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो, तो सेल्सियस में 0 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। वहीं केल्विन में कितना होगा, 273 हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री होता है, जबकि केल्विन में कितना 370 होता है। तो हमसे क्या पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, 273 हो जाएगा, 273 होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, ठीक है। और 373 क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा अपना। क्लियर। और रिलेशनशिप क्या होता है अपना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये होगा। और रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ऐसे करते हैं, 0 - c अपॉन 100 इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम लोग जो है k - 273, और यहाँ पे जो है ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, c इक्वल टू k - 273, या फिर हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू c प्लस 273, ये रिलेशन होता है। केल्विन इक्वल टू सी प्लस 273, ये क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। चलो चलो आज के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पूछ रहा है जो है विच इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ह्यूमन। थिकनेस ऑफ ह्यूमन को जो है कैसे मेजर करेंगे, तो ऑब्वियस है सबसे छोटा वाला जो है यूनिट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, तो सबसे छोटा यूनिट क्या होगा हमारे यहाँ पे, जो सबसे छोटा यूनिट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, बहुत छोटा हो जाएगा। माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर होगा। नहीं, मीटर तो बहुत बड़ा होगा, मिलीमीटर, मिलीमीटर जो है छोटा हो जाएगा। नहीं, मिलीमीटर भी जो है, मिलीमीटर भी थोड़ा बड़े हो जाएगा उसके कंपेयर में, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या हो, नैनोमीटर बहुत छोटा हो जा रहा है, तो हम लोग माइक्रोमीटर यूज करेंगे। माइक्रोमीटर जो है सबसे बेस्ट होगा ह्यूमन एयर की थिकनेस को बताने के लिए। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ का यूज करेंगे ह्यूमन हेयर की थिकनेस को बताने के लिए, सबसे ठीक है, ठीक है। इसको याद रखना, नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, और एक होता है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 होता है, इसको याद रखना। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 1 फर्मी होता है, फर्मी, ये फर्मी भी पूछता है, फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, इसको भी याद रखना फर्मी, ये कभी कभी पूछेगा हमसे। नैनो मतलब 10⁻⁹, एंगस्ट्रम इक्वल 10⁻⁻10, फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15, ये पूछता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछता है। तो ह्यूमन एयर का थिकनेस को मापने के लिए माइक्रोमीटर सबसे बेस्ट होगा अपना, ठीक है। ये सबसे बेस्ट हो जाएगा अपना माइक्रोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग इस सेशन में देखो, हम लोग हर एक सेशन में अभी क्या कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी साइंस रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक सेशन में हम लोग फिजिक्स करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, फिर अगले सेशन में केमिस्ट्री करेंगे। टोटल एक सेशन में 25 क्वेश्चन होता है। एम यही है कि एग्जाम से पहले नंबर ऑफ एमसीक्यूज बहुत ज्यादा करा दे, ताकि एग्जाम में आपसे इजीली क्वेश्चन लग जाए। रेलवेज में एग्जाम रिपीटेड होते हैं, साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसको पढ़ लेना है। आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा अलग से भी आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियस है, उसका पूरा सीरीज चलाएंगे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सीरीज चलाएंगे, प्लस टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे फिजिक्स का जो टॉपिक होते हैं, जितने टॉपिक्स है, मैकेनिक्स है, लाइट है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, इन सब से वेव है, इन सब से टॉपिक वाइज। बायोलॉजी में भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, प्लस हम लोग जो है केमिस्ट्री में भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।
हाँ वीडियो बना रहे हो देख लिया क्या वो जो भी है बता तो अभी तो बता अच्छा उधर पे ठीक है ओके ओके ठीक है दे देना ठीक है हाँ ठीक है